नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ओनली आईएएस के यूट्यूब चैनल पे। आगे बढ़ने से पहले मैं आपके साथ एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहता हूँ। देखिए, जो भी बच्चे 2022 के प्रीलिम्स और मेंस के लिए तैयारी कर रहे हैं, ये उनके लिए आखिरी मौका हो सकता है अपने जड़ों को और अच्छे से मजबूत करने के लिए। हमारा प्रारंभ 4 बैच लॉन्च होने वाला है 20 दिसंबर 2021 को। आप इसके लिए video.onlyias.in पे जाके लॉगिन कर सकते हैं और नीचे दिए गए नंबर पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे हम कोशिश ये करेंगे कि आपकी फाउंडेशन को और अच्छे से मजबूत कर सकें। आज हम बात करने वाले हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, जिसकी पहली सिटिंग को अभी रिसेंटली 75 ईयर कंप्लीट हुए हैं। अब ये टॉपिक आपके यूपीएससी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ऐसे टॉपिक पे यूपीएससी फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन पूछता है, जहां पे किसी भी हिस्टोरिकल इवेंट को, मान लीजिए अगर 50 साल हुए हैं, 75 साल हुए हैं या 100 साल कंप्लीट हुए हैं, तो यूपीएससी फ्रिक्वेंटली उनके ऊपर क्वेश्चन पूछ लेता है। अब बात की जाए प्रीवियसली क्या ये टॉपिक इंपॉर्टेंट था यूपीएससी के लिए, तो मैं आपको बताना चाहूंगा इस टॉपिक पे कम से कम नहीं तो 10 से 12 क्वेश्चन आए हैं आपके प्रीवियसली भी। इनमें से कुछ क्वेश्चन मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा, बट यहां पे मैं उम्मीद करता हूं कि इन सब के आंसर आप कमेंट बॉक्स में अपनी नॉलेज के हिसाब से मेंशन करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। यहां पे आपसे करेक्ट स्टेटमेंट के बारे में पूछा गया है। इस क्वेश्चन को ढंग से पढ़िए और इसका जवाब कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए। बात की जाए सेकंड क्वेश्चन की, तो यहां पे भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से रिलेटेड आपसे इनकरेक्ट स्टेटमेंट के बारे में पूछा गया है। आप वीडियो को पॉज करके आंसर कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन में भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में पूछा गया है, एंड ये है आपका फोर्थ क्वेश्चन, जहां पे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में एक बार फिर से यूपीएससी ने आपसे पूछा है। अब बात करते हैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की। देखिए, जो आपके कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है, इसके लिए पहली बार डिमांड रखी गई थी 1934 में बाय श्री एम.एन. रॉय जी। इसके बाद कांग्रेस ने भी अपने अलग अलग सेशन में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिमांड को रखा था। इस डिमांड को ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट किया था बाय अगस्त ऑफर, और इसके बाद 9 दिसंबर 1946 को आपकी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का पहला सेशन होता है। बट इस असेंबली को फॉर्म करने के लिए जो प्लान दिया गया था, वो दिया गया था 1946 के कैबिनेट मिशन ने। इसके अलावा 11 दिसंबर 1946 को हमने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के चेयरपर्सन को चूज किया था, जो बने थे आपके डॉक्टर श्री राजेंद्र प्रसाद। इसके अलावा 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू जी लेके आते हैं ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, जो आगे चलकर आपके प्रीएम्बल का काम करता है। बात की जाए कॉन्स्टिट्यूशन को कब हमने अडॉप्ट किया था, तो इसे अडॉप्ट किया था हमने 26 नवंबर 1949 को। यहां पे आपके कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ प्रोविजन फोर्स में आते हैं, उसके अलावा बाकी बचे हुए जो आपके प्रोविजन हैं वो फोर्स में आते हैं 26 जनवरी 1950 को। अब यहाँ पे गौर करने वाली बात यह है, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है ये हमने अडॉप्ट किया था 26 नवंबर 1949 को, वेराज जब ये फोर्स में आता है तो ये आता है 26 जनवरी 1950 को। अब ऐसा करने के पीछे कारण ये था कि हमने 26 जनवरी को पहली बार पूर्ण स्वराज दिवस मनाया था, और इसको किस साल मनाया गया था इसको आपको मेंशन करना है कमेंट बॉक्स में। उसके अलावा आपकी जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी वो पार्शली इलेक्टेड और पार्शली नॉमिनेटेड थी। बात की जाए जो इलेक्टेड मेंबर थे वो इनडायरेक्टली इलेक्टेड थे बाय द प्रोविंशियल असेंबली, जहां पे हमने मेथड यूज किया सिंगल ट्रांसफरेबल वोट ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन को। इसके अलावा इस कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करने के लिए हमें लगभग 2 साल 11 महीने और 17 दिन का समय लगा। अब बात की जाए ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है, यही आपकी टेम्परेरी लेजिस्लेचर का भी काम करती है। इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की फर्स्ट मीटिंग में मुस्लिम लीग ने पार्टिसिपेट नहीं किया था। अब यहां पे मैं आपसे एक और क्वेश्चन पूछना चाहूंगा। देखिए, 2 इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी हैं आपकी मॉडर्न इंडिया हिस्ट्री की, जिन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। आपको इन दोनों का नाम मेंशन करना है इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में। अब बात करते हैं इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की कॉम्पोजिशन की। देखिए, इन टोटल जब बात करते हैं हम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, तो इनिशियली इसमें 389 मेंबर्स थे, जिसमें से 292 तो आपके इनडायरेक्टली इलेक्टेड थे प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली द्वारा, और उसके अलावा जो 93 थे ये डायरेक्टली नॉमिनेटेड थे आपके प्रिंसली स्टेट द्वारा।
ऑल्दो इनिशियली इन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, बट जैसे ही इंडिया का पार्टीशन होता है तो ये जो नंबर है आपका 389 का, ये घट के 299 रह जाता है। इसमें से 229 तो आपके ब्रिटिश प्रोविंसेस से थे और 70 आपके नॉमिनेटेड बाय द प्रिंसली स्टेट। इंडिया पाकिस्तान के डिवीजन के बाद इन प्रिंसली स्टेट ने भी अपने नॉमिनेटेड मेंबर्स को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में भेजना शुरू किया। बात की जाए इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के फर्स्ट चेयरपर्सन कौन थे, तो वो टेम्परेरी इलेक्टेड थे और इनका नाम था डॉक्टर श्री सच्चिदानंद सिन्हा। अब बात की जाए हमने पहले इन्हें ही क्यों चूज किया, तो मैं यहां पे आपको यह बताना चाहूंगा कि एक फ्रेंच प्रोविजन है जहां पे किसी भी असेंबली को अगर वो स्टार्ट करना चाहते हैं फ्रॉम द नेसेंट स्टेज, मतलब इनिशियली, तो वहां पे वो ओल्डेस्ट मेंबर को चूज करते हैं एज अ चेयरपर्सन। इसके बाद 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को इलेक्ट किया जाता है पहला प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। इनके अलावा जो वाइस प्रेसिडेंट थे वो थे एच.सी. मुखर्जी। अगर बात की जाए कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर की तो वो थे बी.एन. राव जी। अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट कमेटीज की। सबसे पहली इंपॉर्टेंट कमेटी है ड्राफ्टिंग कमेटी। इसको हेड कर रहे थे आपके डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर जी। बात की जाए कमेटी ऑन रूल ऑफ प्रोसीजर, तो इसे हेड कर रहे थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। स्टीयरिंग कमेटी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अडॉक कमेटी ऑन नेशनल फ्लैग को भी हेड कर रहे थे आपके राजेंद्र प्रसाद जी। बात की जाए स्टेट कमेटी की तो इसे हेड कर रहे थे जवाहरलाल नेहरू। फंडामेंटल राइट, मिनॉरिटी और ट्राइबल से रिलेटेड जो कमेटी थी उनको हेड कर रहे थे वल्लभ भाई पटेल। इसके अलावा यूनियन पावर कमेटी और यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, इन दोनों को ही हेड कर रहे थे आपके जवाहरलाल नेहरू जी। अब यहां पे मैं आपको एक ट्रिक बताता हूं। देखिए, जहां पर भी आपको स्टेट या यूनियन नाम दिखे तो वहां पे आप याद रख सकते हैं कि उसे हेड करेंगे जवाहरलाल नेहरू जी। उनके अलावा बाकी कमेटीज के भी मैंने आपको नाम मेंशन कर रखे हैं और इन्हें आप एक बारी गौर से देख सकते हैं। अब बात करते हैं क्रिटिसिज्म की। तो यहां पे आपको याद रखना है कि जो आपकी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी वो एक रिप्रेजेंटेटिव बॉडी नहीं थी, बिकॉज यहां पे जो मेंबर थे वो डायरेक्टली इलेक्टेड नहीं थे लोगों के द्वारा। ये असेंबली जो थी ये सॉवरन बॉडी नहीं थी। ऐसा कहने के पीछे कारण ये है कि जब ये बॉडी फॉर्म हुई थी तब भी भारत पे ब्रिटिश रूल था। उसके अलावा अगर बात की जाए इस कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करने के लिए लगभग हमने 3 साल का समय लिया, जो कि बहुत ज्यादा है। इसके अलावा कई और क्रिटिसिज्म भी हैं, जैसे यहाँ पर जो हिंदूज थे वो डोमिनेट कर रहे थे। उसके अलावा जितने भी आपके मेंबर्स थे उसमें मेजरली लॉयर और पॉलिटिशियंस थे और इन सब के अलावा इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जितने भी मेंबर थे उनमें से मेजरली आपके कांग्रेस से ही थे। तो इस वजह से कई बार क्रिटिसाइज किया जाता है इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को। आइए अब समझते हैं कि क्यों ये क्रिटिसिज्म बेबुनियाद है। देखिए, जिस तरह की इंडियन सोसाइटी है, जितनी डाइवर्स और जितने लैंग्वेजेस यहाँ पे मिलती हैं, उस बेसिस पे इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करने के लिए इतना समय लगना ही था। उसके अलावा ये बॉडी चाहे कांग्रेस, हिंदूज और लॉयर्स ने डोमिनेट की हो, बट यहाँ पे जो रिप्रेजेंटेटिव थे वो मासेस के रिप्रेजेंटेटिव थे। चाहे बात की जाए जवाहरलाल नेहरू की, बी.आर. अंबेडकर की, वल्लभ भाई पटेल या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की, ये सभी ही जानते थे इंडियन सोसाइटी को किस चीज की जरूरत है। उसके अलावा इन सभी लीडर्स की हम देशभक्ति की भावनाओं पे एक क्वेश्चन मार्क नहीं लगा सकते। तो इस वजह से मैं ये भी कहना चाहूंगा कि कहीं ना कहीं ये बॉडी चाहे ब्रिटिश रूल के टाइम पे बनी हो, बट ये एक सॉवरन बॉडी थी। इन सब के अलावा आइए जानते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जो आपको जानने चाहिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में। हमने नेशनल फ्लैग को अडॉप्ट किया था 22 जुलाई 1949 को। उसके अलावा 24 जनवरी 1950 को हमने 2 चीजों को अडॉप्ट किया, एक नेशनल एंथम और दूसरा है नेशनल सॉन्ग। बात की जाए इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का सिंबल था एलिफेंट। बात की जाए सेक्रेटरी की तो इसके सेक्रेटरी थे एच.वी.आर. अयंगर। कॉन्स्टिट्यूशन के चीफ ड्राफ्टमैन थे एस.एन. मुखर्जी और कैरीग्राफर थे आपके प्रेम बिहारी। उसके अलावा नंदलाल बोस और बोहरा राम मनोहर सिन्हा, इन दोनों ने ही कॉन्स्टिट्यूशन की डेकोरेशन के लिए काम किया था। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। धन्यवाद।